हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन के सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए वीडियोस की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी एक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय यह भी गर्म गैस और धूलों से बनी हुई थी तथा एक दहकते गोले के जैसी थी। करोड़ों वर्ष लग गए पृथ्वी पर वायुमंडल बनने में और घनघोर वर्षा के बाद धीमे धीमे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म ही है। पृथ्वी की संरचना में हम सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम देखें तो इसकी तुलना हम प्याज से कर सकते हैं, क्योंकि प्याज में भी अंदर से कई परतें पाई जाती हैं और प्याज की तरह ही हमारी पृथ्वी में भी अंदर से कई परतें पाई जाती हैं। इन परतों को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं: भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोड। इन तीनों परतों को हम एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भूपर्पटी की। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह सबसे पतली ठोस परत होती है। भूपर्पटी की मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। जैसे समुद्र की तलहटी पर यह प्रायः 4 से 7 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपों पर यह औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। इस परत को सियाल भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कंबाइंड फॉर्म को हम SiAl सियाल कहते हैं, इसलिए भूपर्पटी को हम सियाल भी कहते हैं। भूपर्पटी को 2 परतों में बांटा जाता है: ऊपरी परत और निचली परत। ऊपरी परत जहाँ मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं तथा इसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, तथा निम्न परत में मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट या ऊपरी तथा निचली भूपर्पटी को जो अलग करने वाली असंबद्धता है उसे हम कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मैं आपको बता दूं असंबद्धता क्या होती है। कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाएं उसे हम असंबद्धता कहते हैं। और यहाँ ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूपर्पटी की संरचना में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी की संरचना में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो वह है ऑक्सीजन। अगली परत को देखते हैं, मेंटल। मेंटल भूपर्पटी के नीचे एक बहुत मोटी सी परत है जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। मेंटल में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं और मेंटल का ऊपरी भाग जो भूपर्पटी से अलग होता है वह मोहो असंबद्धता के कारण होता है। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच की असंबद्धता को हम मोहो असंबद्धता कहते हैं। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, मतलब मेंटल के ऊपरी भाग को हम एस्थेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल कहते हैं। वहीं मेंटल के निचले भाग को हम मध्य मंडल या फिर मेसोस्फेयर कहते हैं। मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं, क्योंकि यह Si फॉर सिलिकॉन और Ma फॉर मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे हम सीमा भी कहते हैं। मेंटल की ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को हम रैपिटी असंबद्धता कहते हैं। मतलब मेंटल की दोनों परतों के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? रैपिटी असंबद्धता। हम तीसरी परत को देखते हैं जो कि है क्रोड। इसे इंग्लिश में हम कोर कहेंगे। तीसरी असंबद्धता है क्रोड। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसे केंद्रमंडल या फिर सेंट्रोस्फेयर भी कहा जाता है। मेंटल तथा क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। तो मेंटल और क्रोड के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्रोड को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड को अलग करने वाली असंबद्धता को हम लेहमन असंबद्धता कहते हैं। ये सारी असंबद्धताओं के नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका एक फिगर नीचे लगा दिया गया है इस PDF में। आप चाहें तो इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं। इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर या फेसबुक पर जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड को अलग करने वाली असंबद्धता को हम लेहमन असंबद्धता कहते हैं।
क्रोड मुख्यतः भारी पदार्थों जैसे लोहे तथा निकल से बना है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन, तो इसे निफे कहते हैं। देखिए यहाँ गहराई के साथ में आपको हर एक परत के बारे में बताया गया है। भूपर्पटी जिसकी की गहराई औसतन 35 किलोमीटर तक, फिर दिया है ऊपरी मेंटल जिसकी गहराई दी है औसतन 700 किलोमीटर, निचला मेंटल, तो टोटल मेंटल देखा जाए तो यहाँ 35 से 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई दी हुई है। इसके बाद आता है हमारा क्रोड जो कि 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक दी गई है। अलग अलग बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड की आपको गहराई यहाँ दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पर हम आते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से यहाँ पे दोबारा दिखाया गया है। जो ऊपरी क्रस्ट है, क्रस्ट के दोनों भागों को अलग करने वाली असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता मोहो असंबद्धता के नाम से जानी जाती है, जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करती है। वहीं ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता कहलाती है। इसी तरह मेंटल को क्रोड से अलग करने वाली असंबद्धता गुटेनबर्ग असंबद्धता है, तथा क्रोड के ही दोनों भागों को यानी कि ऊपरी क्रोड और ऊपरी क्रोड और निम्न क्रोड को अलग करने वाली असंबद्धता लेहमन असंबद्धता है। आप चाहे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना पर। इसमें आएंगी हमारी शैल या फिर चट्टानें। शैल चट्टानें खनिजों के मिश्रण से बनती हैं और पेट्रोलॉजी शब्द का अर्थ है शैलों का अध्ययन। ये कई बार शब्द ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्न का अध्ययन किससे संबंधित है, निम्न का अध्ययन किससे संबंधित है। तो पेट्रोलॉजी शब्द शैलों के अध्ययन से संबंधित है। और शैल या चट्टानें होती क्या हैं? खनिजों के मिश्रण से बनी हुई पदार्थ शैल या चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें कभी कभी कठोर जैसे पत्थर की तरह भी हो सकती हैं या मुलायम भी हो सकती हैं जैसे मिट्टी या रेत। अलग अलग रंग रूप की ये चट्टानें होती हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। चट्टानों के प्रकार यहाँ दिखा दिए गए हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान, तीसरी है रूपांतरित चट्टान। आइए देखते हैं आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय चट्टान जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आग से बने हैं। आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस, इग्निस का हिंदी रूपांतरण है और इग्निस का मतलब होता है आग नहीं आग। इग्निस का मतलब है आग, तो नाम से पता चल रहा है आपको आग से बनके, मतलब आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या फिर मैग्मा से होता है। यह लावा मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आते ही ठंडा होकर जमने लगता है, जिससे आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। इस बार भी आपसे पूछा गया था यूपी टेट सोशल स्टडीज़ के पेपर में, निम्न में से कौन सी चट्टान है अवसादी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सी चट्टान किस तरह में आती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय चट्टानें हैं। इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इसलिए इन चट्टानों से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयले की प्राप्ति नहीं होती है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यह प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयले की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इसमें सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि पदार्थ मिल जाते हैं। ये शैल रवेदार तथा दानेदार होती हैं। ध्यान दीजिएगा इनका अपरदन कम होता है क्योंकि ये कठोर होती हैं। आते हैं परतदार या फिर अवसादी चट्टानों पर। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों या मलबा के जमा होने के कारण होता है। नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा है अवसादों या मलबा के जमा होने के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों के परतों के बीच में अधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, जबकि परतदार चट्टानों में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब धरातल के 3/4 भाग में
परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। जैसा मैंने बताया, इनमें जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयले के भंडार हैं। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी परतदार चट्टानों का निर्माण होता है या अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें से कि लोयस एक इसका प्रमुख उदाहरण है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में परतदार चट्टान का लोयस एक प्रमुख उदाहरण है। ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और अवसादी चट्टानों के कुछ प्रमुख उदाहरण आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि परतदार चट्टानें हैं। इनकी विशेषताएं मैं आपको बता दूं, ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा, इसलिए इनका अपरदन आसानी से हो जाता है। एक नोट आपको यहाँ दिया गया है, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बने हैं। देखने में भी आपने देखा होगा ये लाल रंग के दिखते हैं, तो पहचानने में भी बहुत आसान है कि लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, जो कि एक अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानों पर। इसमें भी आप नाम से ही जान सकते हैं, अवसादी या आग्नेय चट्टानों पर ताप एवं दाब बढ़ने से। कौन से दो फैक्टर्स हैं? ताप और दाब बढ़ने से उनकी संरचना तथा विशेषताओं में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों को इनकी कठोरता, घनी धारीदार संरचना और रवेदार होने की वजह से जाना जाता है। ये चट्टानें कठोर होती हैं, धारीदार होती हैं तथा रवेदार होती हैं। यहाँ एक आपको टेबल दे दी गई है जिसमें कि अवसादी चट्टानें अलग, आग्नेय चट्टानें अलग और उनके रूपांतरित चट्टान अलग दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, अवसादी चट्टानों में शैल के रूपांतरण से बनने वाली रूपांतरित चट्टान है स्लेट। वहीं चूना पत्थर के रूपांतरण से बनेगा संगमरमर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बालुका पत्थर के रूपांतरण से बनेगा क्वार्ट्जाइट। चौक एवं डोलमाइट के रूपांतरण से पुनः संगमरमर बनेगा और कॉन्ग्लोमेरेट के रूपांतरण से क्वार्ट्जाइट बन रहा है। आग्नेय चट्टानों में देखते हैं, ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस तथा बेसाल्ट के रूपांतरण से सिस्ट बनेगा। रूपांतरित चट्टान ऑलरेडी रूपांतरण हो चुका है, इसके बाद पुनः रूपांतरण में स्लेट के पुनः रूपांतरण से फाइलाइट बन रहा है, फाइलाइट के पुनः रूपांतरण से सिस्ट बन रहा है और गैब्रो के पुनः रूपांतरण से सर्पेंटाइन का निर्माण हो रहा है। इस टेबल को आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं। आगे देखते हैं शैल चक्र को। जैसा हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा, जो कि ज्वालामुखी के अंदर होने तक मैग्मा कहलाता है और पृथ्वी के आने के बाद इसे हम लावा कहते हैं। पृथ्वी के आने के बाद इसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है, मतलब यह जम जाता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान पर ताप और दाब के कारण कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टान के अनाच्छादन के कारण ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान पुनः ताप एवं दाब के कारण कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है। यही कायांतरित चट्टान एवं अवसादन चट्टान गलन के बाद पुनः मैग्मे का निर्माण करती हैं। यह मैग्मा फिर क्रिस्टलीकरण होकर आग्नेय चट्टान में रूपांतरित होता है। आग्नेय चट्टान का अनाच्छादन होगा तो फिर अवसादी चट्टान बनेगी और ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान में जो परिवर्तन होगा उससे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान बनेगी। यह शैल चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। इस चक्र को समझने के लिए इस फिगर से बेहतर आपको शायद ही कोई चीज़ मिले। आप चाहें इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशंस है हमारे वीडियो को लेकर या किसी टॉपिक पर आप कोई डिस्कशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की PDF अवेल करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।